डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों की जानकार है। सर, इस्लामाबाद में जो धमाका होता है, इस धमाके के बाद से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में शेयर बाजार क्रैश होने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, बहुत तेजी के साथ डाउनफॉल। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वहां के मिनिस्टर्स अजीबोगरीब बयानबाजियां कर रहे हैं, एक तरफ शोक व्यक्त कर रहे हैं, पीड़ित परिजनों के साथ खड़े रहने की बात कह रहे हैं, दूसरी ओर आप राग अलाप दे रहे कश्मीर का, इस्लामाबाद आपसे संभल नहीं रहा, बलूचिस्तान आपसे संभल नहीं रहा, पूरा पाकिस्तान आपसे संभल नहीं रहा, लेकिन आप ये कह देते हैं कि हम तो कश्मीर को भी अपने हिस्से में ले लेंगे। आप अरे पहले अपना देश तो संभाल लीजिए। ये किस तरीके की थ्योरी है? और हमने अक्सर ये देखा है कि ऐसे मुद्दे जब होते तो पाकिस्तान को एक और मौका ये मिल जाता है कि हम तो अब यूएन का दरवाजा खटखटाएंगे। हम खुद टेरर से प्रभावित लोग हैं सर, लेकिन इन टेररिस्ट को जगह दी किसने, इनको पनाह दी किसने? अब तो वहां की जनता खुली सड़कों पर यह कह रही है कि इन लोगों की वजह से इस देश में वो टेररिस्ट पल रहे हैं और आज शियाओं को उसका जख्म दिया जा रहा है। देखिए, आप सभी लोग को सादर प्रणाम। मैं सभी लोग से ताल्लुक रखता हूं कि जो लोग पूजा करने गए थे एक मंदिर में और वहां पे उससे घटना हुई है, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे वो बलूचिस्तानी हो, पख्तूनख्वा वाले हो, चाहे भारत के हो, चाहे कहीं के भी हो, उस समय वो इबादत कर रहे होते हैं, उससे भी सबको दुख है। लेकिन एक चीज और देखा जाएगा कि इसमें जो सिया वाला इश्यू है, देखिए इसकी परिणति, अगर मैं कश्मीर की भी बात इसमें आ गई, अगर हम जम्मू कश्मीर का देखें, देखिए एक दो हमारे पास प्रोविंस थे, एक जूनागढ़ था और एक जम्मू कश्मीर था। तो जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ में दोनों में डिफरेंस क्या था? जूनागढ़ में लगभग 85% हिंदू रहते थे, लेकिन उसका खलीफा जो था वो मुसलमान था। बिल्कुल तो वो बिना पब्लिक से पूछे बोला कि मैं पाकिस्तान के साथ जुड़ूंगा। ठीक है, कोई पब्लिक की राय नहीं ली। लेकिन वहीं पे जो हरी जी थे, जो जम्मू कश्मीर के उसमें मुखिया हुआ करते थे, वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी लगभग 80% हुआ करती थी उस समय, और उसके राजा हिंदू थे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की तरफ या हिंदुस्तान की तरफ मुख न मोड़ के बोला मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं। लेकिन जब इंडिपेंडेंट की उन्होंने घोषणा कर दी तो उस समय पाकिस्तान की जो ललचाई हुई थी, उन्होंने वहां पे पश्तूनों को हथियार देना शुरू कर दिया कि तुम लोग जाके लड़ो और उस जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है कश्मीर को लेके आओ मेरे पास। तो शुरुआत वहीं से हुई। और देखिए, दूसरी शुरुआत में अगर हिस्ट्री में जाऊं तो 1950 में भारत जो है सेकुलर जो है आइडियोलॉजी पर एक स्टेट बना, लेकिन 1956 में पाकिस्तान एक मुस्लिम आइडियोलॉजी पे एक स्टेट बना। जब हम एक किसी चीज का जब बेस लाइन अगर हम ब्रॉडर सेंस में नहीं लेके जाके रेडिकलिज्म में लेके चले जाते हैं, तो हम वहीं से अपने कंट्री का इतिहास लिखना शुरू कर देते हैं। और वहां पे, और 1980 में देखिए जियाउल हक जो है, ताहिर साहब हमसे रखेंगे अगर बात, जियाउल हक ने सुन्नी एक्सट्रीज्म को बढ़ावा दिया पाकिस्तान के अंदर। और उसकी परिणति यही है कि मैं कर्नल साहब से वाकई सकता हूं कि वो चीज आज तक उबर नहीं पाई है। और तीसरा चीज और एक विदेश जो इन्वायरमेंट में चल रहा है, पाकिस्तान के अभी जो संपर्क में सऊदी अरबिया से हुए हैं जो सुन्नी बहुल है, अभी तुर्की से हुए हैं जो सुन्नी बहुल है, और ईरान जो है शिया बहुल है। तीनों पास में स्टेट हैं। और एक चीज ईरान को नहीं पच रही है, टू बी फ्रैंक, क्योंकि 90% लगभग शिया रहते हैं ईरान के अंदर। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे कहीं न कहीं एक इनपुट क्रिएट हो रहा है, एक इंटरफेस क्रिएट हो रहा है, जो कि शियाओं पे मुझे लगता है कि आने वाले समय में और जो है वहां पे देंगे क्या। दूसरी बात है कि जो पाकिस्तान की हालत है, वहां शियाओं का जो मैं पढ़ पाया हूं अपने कैरियर में अभी तक, वहां पे एक फील नहीं है, गुड फील नहीं है कि मुसलमान है। एक गुड फील है कि वो माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी हमसे जरा सा बेटर है। अब भारत में, अब देखिए, अब गवर्नमेंट में अगर हम इंटरनेशनल एरेना में देखें तो दुनिया का कोई भी देश उठा के देख लीजिए, जब वहां की सरकार डिलीवर नहीं करती है तो किसी न किसी रूप में वहां पे इंटरनली प्रॉब्लम आती रहती है। जैसे भारत में देखिए, भारत में अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको सब लोग जापानी कोरियन जैसा दिखेंगे। अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको पूरा साउथ अमेरिका जैसे लोग दिखेंगे, साउथ इंडियन। अगर आप नॉर्थ में आएंगे तो आपको जर्मन जैसा और अफगान जैसे लोग दिखेंगे। अब पंजाब में जाएंगे तो, लेकिन फिर भी भारत ने इतने डाइवर्स कल्चर को डिलीवर करके एक साथ एक रास्ते में पिरोया हुआ है। भारत एक समृद्ध राष्ट्र और एक जो है कभी भी उनके एथनिक लड़ाई नहीं होती है। यहाँ पे जैसे कर्नल साहब भी बोले कि सियाओं में भारत में कभी लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि भारत भी 20 करोड़ मुसलमानों का देश है, नहीं होती है। जबकि यहाँ पे सिया सुन्नी रहते हैं। मेरे गांव में तो पूरा आधा सिया आधा सुन्नी है। मेरे गांव में लगभग 30% मुसलमान है। तो उसके तो ये भारत का है, क्योंकि भारत यहाँ डिलीवर करता है।
उसका जो डेवलपमेंट का चीजें हैं वो एक एक आउटरीच होती है, एक एक मजदूर, दिहाड़ी मजदूर से लेके एक बड़े अफसरान तक। और लेकिन सर अभी हुसैन जावेद जी ये कह रहे थे कि उनके टर्म्स फिलहाल ईरान के साथ में अच्छे होते चले जा रहे हैं और इस वजह से जानबूझकर के इस तरीके का घटनाक्रम कर दिया गया कि सुसाइड बॉम्बर को भेज दिया गया और यहाँ पर जो हमला हुआ ये किसी तरीके का षड्यंत्र भी नजर आता है कि षड्यंत्र के तहत भी किया गया हो ताकि ईरान के साथ में उनके संबंध खराब हो सके। जी जी, मैं उसी बात पर इशारा किया कि मैं हुसैन जी से बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए स्नीपर सेल पूरे दुनिया में काम कर रहे थे, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अमेरिका, काम करते हैं और जहां पे भी बैलेंस बनता है वो उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पे भी ईरान से संबंध मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अच्छे हो रहे, कोशिश हो रही होगी लेकिन अच्छे नहीं हो रहे, क्योंकि एक बेसिक डिफरेंस है। और 90% शिया कंट्री है और ये सुन्नी कंट्री है। सुन्नी जरा सा मैं बता दूं, शायद अगर हुसैन साहब सुन्नी होंगे तो बुरा ना माने, सुन्नी लिटिल बिट एग्रेसिव होते हैं, चाहे इंडिया में है, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे सऊदी अरबिया में हो, चाहे टर्की में हो, वो जरा सा एग्रेसिव होते हैं नेचर में, किसी चीज को रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्स कम करते हैं। या लोग जरा सा प्रो डेवलपमेंट होते हैं और वो जरा सा अग्रेसिव नेचर के नहीं होते। तो यहाँ पे हो सकता है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा हो और इसके, लेकिन ये तो जांच की बात है, तो हम लोग किसी को नहीं कह सकते। अगर पाकिस्तान का कोई नेता अगर भारत की तरफ इशारा कर रहा है तो वो भी गलत है, जब तक कि कोई पुख्ता सबूत नहीं हो। लेकिन जो बैकग्राउंड मैंने बताया, बैकग्राउंड एक ऐसा है कि वहां पे शियाओं के लिए एक बहुत ही महफूज जो इन्वायरमेंट इको सिस्टम नहीं है। हालांकि जो गवर्नमेंट वहां की है वो ज्यादातर सुन्नियों का वोट बैंक वहां पे ज्यादा है, तो वहां पे जरा सा चुप्पी साध लेते हैं जिससे उनके साथ ज्यादती होती है, जो मैं समझ पा रहा हूँ जी। ठीक है, अब हुसैन सर मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसी तस्वीर भी देखी जिसमें कि अलामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी वो ये खुलकर के कह रहे हैं कि ये आईएसआई की तरफ से कराया गया हमला है, क्योंकि ये हमारी सरजमी पे पाले गए लोग हैं और इन टेररिस्ट को जगह देने का काम सरकारों ने किया है। सर अब इस पर क्या कहेंगे? बेबुनियाद बात है, बिल्कुल बेसलेस, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, ठीक है। और ये बात सही है कि जो हादसा हुआ है उसके बाद जो हमारे शिया जो हैं वो बिल्कुल ऑब्वियसली एक बनता है कि उनके दिल टूटे हुए हैं, उनके ऊपर इस तरह से गम आया, वही बिल्कुल सही है। लेकिन ये कहना है कि वो हमारी स्टेट के इदारों के खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इसको बिल्कुल निकाल देता हूँ उसमें। और मैं एक बात आपको और भी बताऊँ कि ये ठीक है कि हमारे यहाँ सुन्नियों की आबादी ज्यादा है, लेकिन शियाज जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत ही आला ओहदों पर फाइज भी रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि उनको आगे बढ़ने के मौके इस तरह दिए नहीं जाते। और वैसे भी हमारे यहाँ पैटर्न जो एक नेशनल लेवल के ऊपर है वो ये नहीं होता कि अगर कोई शिया है या सुन्नी है उसकी बेस पे उसको उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, तो सबके सब पाकिस्तानी है। तो मैं तो कभी इस सेक्टरियन वाली जो है बात, इसमें मैं कभी नहीं जाता। एक बात मैं कहूँ कि अभी जो हमारे पैनलिस्ट है उन्होंने यहाँ पे बात की, आई थिंक थोड़ा सा ना वो उसमें थोड़ी सी एक तरह की एम्बिग्यूटी आई है। सर सऊदी अरब जो है ना वो सुन्नी कंट्री नहीं है, इसको पहले ठीक कर ले। वहां पर वहाबिज़्म है, वो तो ये एक फर्क है, ठीक है ना। तो इसका फर्क आता है, तो इसको हम बिल्कुल ना उनको सुन्नी कह नहीं सकते। तो ये फर्क है, इसको भी इस तरह से देख लें। बाकी आपकी बात ठीक है कि ईरान एक शिया कंट्री है, लेकिन ये बात सही कि ईरान जो है इस टाइम हमारे साथ इतने ज्यादा उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, और उनके इसराइल से प्रॉब्लम है, उनके अमेरिका से प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो शाना बशाना बिल्कुल खड़े हैं। इसका सबूत क्या है कि अभी जो अमेरिका ईरान की टॉक्स होने वाली हैं, पाकिस्तान का जो उसमें रोल है वो सबके सामने है कि हम कैसे उसमें अमन चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इतनी अहमियत है कि हम ईरान के लिए इस तरह से काम भी कर रहे हैं। एक और बात, अभी यहाँ पे कर्नल साहब ने भी बात की और आपने भी जिक्र किया कश्मीर के हवाले से। देखिए एक बात तो सही है, क्या ये कोई नई बात तो नहीं ना। हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान है, हमेशा जब भी इनमें बात होती है हमें पता है कि कश्मीर के हवाले से आपका क्या मौकिफ है, कि वो आपका टू टंग है, हमें वो पसंद हो या ना हो, लेकिन आपका मौकिफ यही रहेगा, ठीक है। इस तरह हमारा भी एक यहाँ पे एक स्टैंड है, प्रिंसिपल स्टैंड है। आपको प्रिंसिपल नहीं लगता, इट्स ओके, लेकिन असल मसले हमारा सारा कश्मीर का कि हम तो चाहते हैं वहां पे यूएन की जो रेजोल्यूशन है उनके तहत उनको मौका दिया जाए कि वो फैसला करें कि भाई आपने इंडिपेंडेंट रहना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ जाना है। तो ये कोई आज की बात तो नहीं है मेरे ख्याल में। हमें जो ऐसे बयान है उन पर इतना चौंकना चाहिए नहीं। इंडिया का अपना मौकिफ है, पाकिस्तान का अपना है, लेकिन हमने हमेशा से यही कहा है कि हम ये नहीं कहते, हमारा कोई टॉप का ये नहीं कि कश्मीर ने पाकिस्तान में आना है, लेकिन हम ये चाहते हैं उनके लिए ऐसा एनवायरमेंट ठीक कह रहे हैं आप हुसैन सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये मसला हमारा या आपका होने से पहले उन कश्मीरियों का सबसे पहले होता है जिनको लेकर के हक जमाने की बात भारत या पाकिस्तान की ओर से की जाती है। अब सर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की ओर से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना है।
वहां पर भी हमने गिलगिट बाल्टिस्तान में भी हमने देखा कि पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, उनकी हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठाई गई, आजादी के नारे लगाए गए। बलूचिस्तान में आप लोगों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और ये सब लोग ये चाहते हैं कि हमें भारत से जोड़ दिया जाए। तो सर वहां तो जनता चाहती है, लेकिन बंधक तो आप बनाना चाह रहे हैं, जबरन तो आप होल्ड किए बैठे हैं और फिर आप कहते हैं कि हम उनकी आवाज उठाएंगे। उनकी आवाज को पहले सुना जाना चाहिए, फिर फैसला होना चाहिए। सर सुनिए ना, वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। हाँ देखिए मैम, बात पता है क्या, हमारे पास जो कश्मीर का हिस्सा ना, ये बात ठीक है कि 2-3 माह पहले वहां पे कुछ 3-4 दिन के लिए फसाद हुए थे, जिसका ताल्लुक गवर्नेंस के इशू से था, वो पाकिस्तान के साथ रहने या ना रहने से नहीं था, ठीक है। और आप ये देख लें तो दुनिया इस बात की गवाह है, जो हमारे हिस्से का कश्मीर है या हमारे हिस्से का जो गिलगित बल्तिस्तान है ना, वहां पे किसी किस्म का एफस्पा इस तरह का कोई एक्ट कभी नाफिज नहीं किया गया। वो लोग पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पे कारोबार करते हैं, यहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, पूरा पाकिस्तान उनके लिए खुला है। और हमारे टूरिस्ट लाखों की जो स्ट्रेंथ में वहां पे हर साल जाते भी रहते हैं। मैं खुद कितनी बार कश्मीर गया हूँ, जीबी गया हूँ, हमें किसी किस्म की वहां पे टेंशन नहीं। और आपने कहा ना कि वो लोग चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने, आप मेरी बात सुनो, वहां पे इलेक्शंस होते हैं, ऐसी कोई पार्टी की कोई स्टैंडिंग ही नहीं है जो इस तरह की बात करे कि हमें वहां पे आजाद होना है। वो वही के लोग हैं, वही पॉइंट होते हैं और वही आते हैं। लेकिन हम फिर वही कहूंगा, मैं इसमें फिर वही कहूंगा कि जंग हल नहीं है कश्मीर के मसले का। मैं जंग के हल के बिल्कुल भी कभी हक में नहीं रहा। ये पाकिस्तान इंडिया को आज नहीं तो कल ये बैठ के तय करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि मामला तय हो चुका है, आप भले मुझसे इख्तिलाफ करें, लेकिन हकीकत यही है कि ये ऐसा इशू कि जब तक ये हल नहीं होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो आपस में इस तरह से जो है वो ट्रैक पे आ नहीं सकता। आखिरी बात, हमारे जो एक और पैनलिस्ट है, उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने हिंदुस्तान की मिसाल दी, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बात भी की। सर देखें, वो आपकी बात ठीक है, हिंदुस्तान जो एक बहुत ही विशाल मुल्क है और आपके यहाँ भांत भांत की बोली है, भांत भांत के लोग हैं, भांत भांत के कल्चर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। लेकिन ऑब्वियसली बात ये कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इस तरह टेंशन रहती है। आपको मुझसे बेहतर पता है कितनी तंजीमें वहां पे काम कर रही है जो इंडिया के साथ रहना नहीं चाहती। नक्सलवाद अलग हो रहा है, कश्मीर के अंदर अलग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इंडिया के अंदर भी, तो प्रॉब्लम इंडिया में भी मुकम्मल तौर पर एक रोजी पिक्चर नहीं। हुसैन सर, आपने कहा कि ठीक है, उन लोगों की बात को वाकई में सुनना ज़रूरी हो जाता है। सर बीते कल की तस्वीर आपने देखी क्या? देर रात तक जब सड़कों पर लोग अपने हाथों में मशाल लेकर के, पीओजेके का जिक्र मैं कर रही हूँ, वहाँ पर लोग अपने हाथों में मशाल लेकर के निकले और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजियाँ कर रहे थे। आई डोंट नो मैम, हमारे से का कश्मीर है, उसके किस जिले की आप बात कर रही हैं, किस इलाके की बात कर रही हैं? हमारे में तो ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो इतना पता है कि वहां पे स्नो फॉलिंग हो रही है, अच्छा मौसम है, हमारे टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं, उनके लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कि कश्मीर के किसी हिस्से में, जो हमारे हिस्से का कश्मीर है, कहीं भी किसी किस्म का कोई अनरेस्ट नहीं है। ये मैं आपसे सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही है सर, वो और लोग उसमें बाकायदा ये बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन हम पाकिस्तान सरकार से खुश नहीं हैं, हम आसिम मुनीर से खुश नहीं हैं। लोगों की सुरक्षा मुहैया कराए जाने के बजाय वो इतनी घिरी हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। अपनी सत्ता बचाने के लिए वो किसी को भी आगे आग में झोंक देगी। मैम फर्क पता है कि सिर्फ इसका एक लाइन में जवाब दूंगा। सोशल मीडिया, आपका भी ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से है, मीडिया से, हमारा भी है। हाँ। सोशल मीडिया को हमें इतना सीरियस लेना चाहिए नहीं। ये तो एक ऐसा, सर पाकिस्तानी अकाउंट्स की ओर से पोस्ट किए गए सर। सोशल मीडिया की कोई अहमियत नहीं है, कोई चीज बकायदा रिपोर्ट हो, उसके पीछे पूरा एक नेटवर्क हो और वास्तविक पता चले। सर आपने ये बात कही, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान करके, सुन करके, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला करके क्लेम कर रहा था कि हमने वो जंग जीती, हमने वो जंग जीती। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी ये बात कहने के लिए कि सोशल मीडिया पर कही हुई बातों का यकीन नहीं करना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। मैं आज भी कहता हूँ, मैं आपकी बात की हिमायत कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे ना इंडिया यकीन करे ना हम करें, लेकिन एक बात सही है कि जिस चीज में आपके हुकूमत के लोग प्रेस टॉक करके बताना चाहे, वो कोई भी इशू हो, उसको फिर आप सोशल मीडिया नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक बार फिर डीके गुप्ता सर कुछ बीच में कहना चाह रहे थे। सर मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद मैं कर्नल साहब के पास जाऊंगी। सर आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी देखिए, आपने सैन जी ने बताने की कोशिश की नॉर्थ ईस्ट वगैरह में अभी भी मैं बता दूं कि अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं उनको इनवाइट करता हूं, हमारे घर पे आए, हम उनको बिरयानी भी खिलाएंगे और खैर मकदम करेंगे उनका। और मैं बता दूं सर इस बीच में मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं सर, लेकिन एक बड़ी खबर है
है, ये बड़ा अपडेट है। मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन को भी कि एक बार ये जूम जरूर करे और ये दिखाया जाए जरा पोस्ट, ये पोस्ट जरा दिखाया जाए। ये इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ है, आईएसआई ने खुद इस बात की जिम्मेदारी ली है। ये पोस्ट किया गया है, इस पोस्ट में दावा किया गया है कि ये जिम्मेदारी आईएसआई की ओर से ली गई है और साथ ही इसका ट्रांसलेशन भी मैं आपको बता देती हूं। इसमें सीधा सीधा लिखा गया, आईएसआई has claimed responsibility for the Islamabad suicide bombing on a Shia shrine yesterday। आप सोचिए कि अब तो हुसैन सर आप क्या कहेंगे? मैं डीके गुप्ता सर आपके पास लौट रही हूं, लेकिन हुसैन सर मैं आपका रिएक्शन सबसे पहले चाहूंगी, बताइएगा जरा। मैम आपने आईएस का जिक्र किया, आप आईएस की बात कर रही हैं? जी सर, आईएसआईएस की ही बात कर रही हूं मैं। ओके, देखिए अभी चूंकि मैं आपके शो में हूं तो मेरी इस हवाले से कोई एक्सेस नहीं है कि क्या हो। जब आपका शो खत्म होगा मैं चेक करूंगा, लेकिन आप एक बात उसमें याद रखें, आपको पता होगा शो के स्टार्ट में मैंने ही बात की थी आपसे कि जिस तरह का अटैक वहां पे कोऑर्डिनेट किया गया अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, उसमें ये एक तरह का सामने आ रहा है कि इस तरह के जो अटैक्स होते हैं ना वो आईएस करती है। अगर आप देखें तो आपको मेरा वो क्लिप इस शो के स्टार्ट में मिल जाएगा, लेकिन चूंकि मैं भी आपके शो में तो मेरे पास इस हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन है नहीं, आपके शो के बाद ही मैं इस बारे में मजीद। ठीक है, ठीक है। अब मैं डीके सर आपके पास आ रही हूँ और फिर मैं जल्दी से एक बार कर्नल साहब का और अहमद सर का भी रुख करना चाहूंगी। डीके सर। जी जी जी, देखिए मैं भी जस्ट आपने जैसे देखा मैं न्यूज को फ्लैश किया तो 2-3 अच्छे रेपुटेड जो चैनल्स हैं उन्होंने भी बताया कि आईएसआईएस ने क्लेम किया है। ठीक है, वो बात की बात है, वो शाम तक या कल तक क्लियर हो जाएगी। हाँ, एक बात तो है कि इसमें भारत का कहीं हाथ नहीं है, जहां तक पहला लग रहा है, जैसा कि पाकिस्तानी। दूसरी बात की हुसैन जी को मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट और नक्सलवाद और 370 भारत ने 3-4 चीजों को, और पंजाब में जो ड्रग्स आ रहे थे थ्रू अदर कंट्रीज, उसको किस तरह से कंट्रोल किया है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं। पिछले 1 साल से नॉर्थ ईस्ट में मैं कई बार चैनल बोला हूं कि किसी समय 10, 15, 20 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में इतना ज्यादा पारस बरुआ और ये सब जो आतंक फैलाए हुए थे, भारत की जो गवर्नेंस है ने उस पर इतनी नकेल कसी कि आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की लहर दौड़ रही है। चारों तरफ रोड है, जहां पे हेलीपैड नहीं था वहां हेलीपैड है, और सारी जगह ट्रेनें पहुंच गई हैं, और वहां के लोग अब जो है अपने आप को एक दिल्ली के बराबर डेवलप समझ रहे हैं। 370 का आपने देख ही लिया कि भारत ने किस तरह 370 को हटा के पाकिस्तान का दरवाजा कश्मीर का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। नक्सलवाद पर भारत ने ऐसी कमर तोड़ी है कि आज जो है नक्सलवाद, मार्च तक गृह मंत्री बोलते हैं कि एक भी नक्सली भारत के अंदर नहीं रहेगा। लाखों करोड़ रुपए की नामी, तो भारत ने चीजें डिलीवर की है। उन सब चीजों को धर्म से हटके, सेक्स से हटके और जो रिलीजियस रेडिकलिज्म से हटके उसको सॉल्व किया, चाहे वो कश्मीर रहा हो, चाहे नक्सलवाद रहा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट रहा हो। ये चीज पाकिस्तान के हुक्मरान, जैसा मैंने आपको बताया कि 1980 में जियाउल हक ने इस सुन्नी एक्सट्रीमिज्म का शुरुआत किया, जिसका असर आज तक वहां सियाओं पे है। तो जब वहां के हुक्मरान अगर एक ब्रॉड सेंस लेके अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं चारों कॉर्नर में कहीं ना कहीं उबलता रहेगा। ये मैं हुसैन जी को बताना चाह रहा था। जी ठीक है सर, अब मैं लौट रही हूँ आपके पास और हमारे साथ इस वक्त कर्नल सर भी बने हुए लगातार। सिरोही सर, सवाल अब ये भी होता है कि आईएसआईएस की ओर से तो क्लेम कर दिया गया और वो ये कहते हैं कि इस तरीके के हमले अभी आगे भी आने वाले समय में हो सकते हैं। सर, जब इस तरीके की बातें सामने आती है और क्लेम कर दिया जाता है, जिम्मेदारी ले ली जाती है, टीटीपी का हम पोस्ट देखते हैं, जिस टीटीपी को ये टेरर ग्रुप बताते हैं, बीएलए को टेरर ग्रुप बता देते हैं, लेकिन उनकी ओर से भी इसकी निंदा की गई है। लेकिन आईएसआई जिसका समर्थन हर बार पाकिस्तान की सरकार भी करती हुई देखी गई, हमने वो भी देखा जब कैसे उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, फ्यूनरल्स में शामिल होने के लिए आईएसआई के भी कई कमांडर्स को भी बताया जा रहा था कि वो भी वहां पहुंच रहे थे, आर्मी के लोग भी पहुंच रहे थे, पुलिस की टीमें भी पहुंच रही थी। समर्थन तो आप खुद दे रहे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा आप खुद दे रहे हैं, और फिर वो क्लेम भी कर रहे हैं कि हमने इस घटना को अंजाम दिया। अब क्या पाकिस्तान की सरकार कुछ करेगी उनके खिलाफ? देखिए सुरभि जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान की सरकार अगर करना चाहती तो कर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के पास 2 तरह के कैटेगरीज के टेररिस्ट हैं, एक गुड टेररिस्ट है, एक बैड टेररिस्ट है। जो उनके खिलाफ कार्रवाई करता है वो बैड टेररिस्ट है, उनको चाहे ये टेररिस्ट बोले, लेकिन जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करता है या और किसी के खिलाफ करता, तो वो जो है उसको अब वो क्रांतिकारी मानते हैं, उनको वो कहते हैं कि वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। इनको जो है दोनों के बीच में फर्क नजर नहीं आता, इसलिए उसकी वजह से आज ये इनको दिन देखना पड़ रहा है कि 2025 में इनके हजारों जो है लोग अब तक जो है, कोई कह रहा है 70,000 लोग अब तक जो इनके सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे जा चुके हैं इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम से।
तो मुझे लगता है कि ये जब तक जो है पाकिस्तान सरकार, और पाकिस्तान सरकार को भी मैं जिम्मेवार नहीं ठहराता, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जिसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है, जिसके टॉप कमांडर है, जब तक वो अपने आप को नहीं सुधारेगी तब तक ये हालात पाकिस्तान के ऐसे रहेंगे। ये जावेद साहब को भी समझना चाहिए और बाकी जो पाकिस्तान के लोग उनको भी समझना चाहिए। अब 2 पॉइंट है जो कि जावेद साहब ने रेज किए थे, उनके बारे में मैं थोड़ा जो है बोलना चाहता हूँ। जावेद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जी वहां के लोगों से पूछना चाहिए कि वो जो है कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, भारत में जाना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। जावेद साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब ये मसला 1948 में यूएन में गया था तो यूएन ने कहा था प्लेबेसाइट कराओ। प्लेबेसाइट का मतलब है आप लोगों से पूछे, और अगर वहां का आवाम मेजॉरिटी कहता है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तान जाना चाहिए कश्मीर, और भारत में जाना चाहिए तो भारत में जाना चाहिए। लेकिन उसकी शर्त एक थी जो कि पाकिस्तान ने आज तक नहीं मानी, और वो शर्त ये थी कि जो पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस, जिनको ये जो है बोल रहे थे कि कबीले हैं, वो जो है पूरे के पूरे वहां से हट जाए, तब जो है प्लेबेसाइट होगा। आज तक वो हटे नहीं, प्लेबेसाइट हुआ नहीं, तो उसकी वजह से जो इनके पास रह गया। और ये तो भारत की बदकिस्मती और पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी कि जो है हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री, उनकी सोच में वो यूएन में चले गए, लेकिन अगर वो आर्मी चीफ, हमारे आर्मी चीफ की बात मानते तो ये पीओजेके का झगड़ा ही नहीं रहता, पूरा जो है जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास होता। ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 उन्होंने रेज किया कि आपके यहाँ भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कहा, हमारे यहाँ भी जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉब्लम थी, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम थी, और हमारे यहाँ जो है नक्सल की भी प्रॉब्लम थी। पर जैसा कि गुप्ता साहब ने बताया है कि नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम 99% हल हो चुकी है। वो हल डंडे के जोर पे नहीं हुई है, वो जो है हल जैसे आप कोशिश करें बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में जो है ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करके लोगों को आप गायब कर देते हो, लोगों को अरेस्ट कर लेते हो, और उनके बाद उनका ये नहीं पता लगता वो जिंदा है कि मर गए। हमने ऐसा नहीं किया। हमने जो है एक डेवलपमेंट की कोशिश की, और उस तरक्की की वजह से आज नॉर्थ ईस्ट पूरा शांत है। नंबर 2 जम्मू एंड कश्मीर 370 से पहले ही काफी शांति हो गई थी, लेकिन 370 हटाने के बाद कश्मीर में जो है पूरी शांति है। अगर कुछ दहशतगर्दी होती है वो भी आपकी तरफ से होती है, हमारी तरफ से कोई दहशतगर्दी नहीं। जहां तक सवाल नक्सल का है, नक्सल भारत में 95% खत्म हो चुका। जो बाकी है वो हथियार डालने के लिए राजी हैं, लेकिन हमारा कई जगह हम हथियार डलवाते हैं, कई जगह हम हथियार ना डला के उनका एनकाउंटर करते हैं, ताकि आने वाली नस्लें ये समझ जाएं कि भारत सरकार के साथ कोई भी अगर खिलाफत करेगा तो उसके साथ यही अंजाम होगा। तो हमारे यहाँ पूरी शांति है जावेद साहब, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी अपने देश में शांति रखिए। ये जो है चाहे वो आईएसआईएस ने कराया हो, चाहे टीटीपी ने कराया हो, चाहे किसी ने भी कराया, लेकिन ये जो है गलत है। और इसमें जिम्मेवार, जैसा कि अहमद खान साहब बोल रहे थे, आपकी जो पूरे पाकिस्तान की अगर हालत आज जिस हालत पे खड़ा है, हालत इतनी खराब है, उसके लिए सिर्फ आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेवार है, वो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। जिस दिन आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अख्तियार उनसे छीन लिए जाएंगे, जो अनलॉफुल। सर, बड़ा सवाल तो यही है कि इस्लामाबाद ब्लास्ट को लेकर रक्षा मंत्री आसिफ की ओर से खुद ही ये कह दिया गया है कि हम इसका माकूल जवाब देंगे और समय रहते बहुत दमखम के साथ जवाब देंगे। अब जब इसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस की ओर से ले ली गई है तो देखना वाकई में होगा कि क्या रक्षा मंत्रालय की ओर से वहां जवाब दिया जाता है, कैसा जवाब होगा ये। और सर, मैं आप लोगों के पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो पहले बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे जरूर। और ये जानकारी आपको दे दें कि इस्लामाबाद बम ब्लास्ट की आईएसआई की ओर से जिम्मेदारी ले ली गई है। कल इस्लामाबाद में हुआ था एक बम धमाका। ब्लास्ट में अब तक 70 लोगों की जान जाने की पुष्टि की गई थी, और ये बताया जा रहा था कि लगभग ये संख्या थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि लोग बहुत सारे बुरी तरीके से घायल हुए थे, बुरी तरीके से उनको चोटें आई थी। और ऐसे में वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पोस्ट में उर्दू में दरअसल ये लिखा गया पोस्ट है, उसे ट्रांसलेट करके अगर आपको बताएं तो देखिए, ट्रांसलेशन में भी यही निकलकर सामने आता है कि सीधा सीधा ये दावा आईएसआईएस की ओर से किया गया, और ये कहा गया है कि इस घटनाक्रम की, इस इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट की जिम्मेदारी आईएसआई ग्रुप लेता है।
तो फिलहाल अब देखना और इंतजार करना होगा कि क्या वाकई जिस तरह ख्वाजा आसिफ की ओर से कहा गया, बताया गया कि हम माकूल जवाब देंगे, जवाब देने का समय तो आ चुका है। इस पर मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी अहमद मस्ती खान सर का। कश्मीरी गुरुओं को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल खुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो। अच्छा सर प्लीज, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब एक बार फिर हम अहमद मस्ती खान सर के पास जाएंगे। अहमद मस्ती खान सर, सवाल जिस तरीके से हम इससे पहले भी पूछ रहे थे कि बार बार ये आरोप लगा दिया जाता है, कभी बीएलए को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, टीटीपी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, और ये तक दावा किया गया कि अफगानिस्तान और अब तो भारत की भी मिलीभगत बता दी गई इसमें। तो सर, लेकिन एक फुटेज हमने सुनवाया, वीडियो दिखाया, उसमें आलमा सईद अहमद इकबाल रिजवी जी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं पाकिस्तान की पुलिस कर्मियों से कि तुम लोगों ने दहशतगर्दों को पनाह दी, तुम लोगों ने पाला पोसा और इस वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक पोस्ट जो इसमें आईएसआई की ओर से क्लेम किया गया कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं इस घटना की। तो सर, ये कब तक किसी का भी ठीकरा किसी के माथे पर फोड़ दिया जाएगा पाकिस्तान की ओर से, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं होगी? देखिए, आपने आईएसआईएस का नाम लिया ना यहाँ पर, आईएसआईएस का जी। अब आप देख लिए आईएसआईएस और आईएसआई कितना मिलता जुलता नाम है दोनों। बिल्कुल सर। दूसरी बात आपसे अर्ज करूं, जो आईएसआईएस जो बलूचिस्तान में है उनका सरबराह का नाम है शफीक मैंगल। शफीक मैंगल जो है, जो आईएसआई के डेप्यूटी हैं फैसल नसीर, मेजर जनरल फैसल नसीर, उनको डर्टी हैरी भी कहते हैं क्योंकि वो लोगों को जो उनके मुखालिफ हैं उनकी इंतहाई ज्यादा घटिया तौर पर तशद्दुद करते हैं उनके ऊपर। ये फैसल नसीर जिनका नाम है। तो ये आईएसआईएस को और आईएसआई को आप एक दूसरे से जुदा ना समझे। अफगानिस्तान के हमारे भाई इतने दिनों से कह रहे हैं कि ये जो आईएसआईएस वहां पर मौजूद है, वहां ये अफगानिस्तान में भी गड़बड़ करते हैं। उन्होंने तो खास कहा है कि ये हमारे आपारा जो आईएसआई के हेडक्वार्टर है वहीं के ये लोग हैं। तो ये देखें, ये जो पाकिस्तान बनाया मजहब के नाम पर, वो गलत है। आप एक गिरजाघर तो मजहब के नाम पर बना सकते हैं, एक टेंपल तो मजहब के नाम पर, मस्जिद तो मजहब के नाम पर बना सकते हैं। ये कि नहीं, ये कौन सा मजाक है कि आप एक मुल्क जो है मजहब के नाम पे बनाए? आप देखें, इन्होंने कराची में, मैं आपसे अर्ज करता हूं, कराची इतना जबरदस्त शहर हुआ करता था, आधा 50% हिंदू लोग थे, उन सबको इन्होंने भगवा दिया। आज 1% से भी कम हिंदू लोग कराची में, और जो हमारे सिंध से हिंदू इंडिया में आए वो कितने कामयाब रहे हैं। ये लोग जो हैं, इन्होंने मजहबी अफरियत, ये सेपरेटिस्ट तो ये हैं। हमारा इनसे देखे, हम तो अपने हिंदुस्तान के भाइयों बहनों से दरख्वास्त करते हैं, हमारा भरपूर साथ दें। आप इनसे अच्छाई की तवक्को ना करें। ये पहलगाम करते रहेंगे, ये पुलवामा करते रहेंगे, ये जो कश्मीर का दिन मनाते हैं, कश्मीर इनके बाप का है। ये कहां से ये कश्मीर के ऊपर क्लेम करते हैं? कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। इनको तो खुश होना चाहिए कि इनको छोड़ दिया गया। ये पंजाबी मुसलमान जो है इतना बड़ा फ्रॉडिया है, इतना बड़ा दहशतगर्द है, इसने हम सबकी जिंदगियां खराब की हुई हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा को आप देख लें। वो बेचारे तो कहते हैं कि उर्दू हमारी मादरी जुबान है। भाई उर्दू तो ये जो है, ये जो वहां के चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे उर्दू, सोहेल आफरीदी कह रहे उर्दू हमारी, उनकी तो उर्दू मादरी जुबान भी नहीं है, वो तो पश्तो है। वो फिर भी इतने ज्यादा इनके साथ जाने को तैयार है। ये लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान का अहमद शरीफ चौधरी जो वहां से आया हुआ है, आपके तरफ से आया हुआ है, और ये खुद जो आसिम मुनीर है ये भी पनागीर है। ये पनागीर जो है बाहर से आए हुए, इनका कोई, इन्होंने पाकिस्तान का मुंह काला किया हुआ है। पाकिस्तान को जितना नुकसान जनरलों ने दिया है, और किसने दिया? हम बलोचों ने दिया है। हम तो कह रहे हैं भाई हमारे इलाके से हटे। आपने अगर कलमा पढ़ लिया तो क्या हुआ? क्या आप कलमा पढ़ के हमारे घरों के अंदर घुस के हमारी औरतों के साथ ज्यादतियां करेंगे? जो कर रहे हैं ये, आपको मालूम है हमारे बलोचों का गैंग रेप हो रहा है, बच्चों के साथ भी ये लोग रेप कर रहे हैं, बहुत ज्यादती हो रही है। हमारे लोग शर्माते हैं ये बात कहते हुए आके,
मैं तो अमेरिका में बैठा हूं, इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। ये ठीक है। इंतहाई जल्लादी फौज है, ये हिटलर से भी ज्यादा गिरी हुई फौज है, इसको शिकस्त लाजमी है। ठीक है सर, और इन्होंने इसी क्या वजह किया? से सवाल पूछा भी जा रहा है कि क्या शियाओं को सिर्फ मजहब के आड़ में उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, और अब तो आईएसआईएस की ओर से इसकी जिम्मेदारी ली गई है। रक्षा मंत्रालय का स्टेटमेंट जो सामने आया था उस पर अब हर किसी की निगाह जरूर टिकी हुई है कि पाकिस्तान की ओर से अगला कदम होगा क्या। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय का अभाव है इस वजह से हम बहुत ज्यादा और सवाल नहीं ले सकते। फिलहाल हमारे साथ जुड़े आज रिटायर्ड कर्नल संजीव सिरोही जी डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर डीके गुप्ता जी फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, अमर मस्तान जी बलूच सीनियर जर्नलिस्ट और हुसैन जावेद जी सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद अपनी अपनी बात को रखने के लिए, और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।